नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल हिंदी साहित्य सागर पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग शुरू किए हैं सरस्वती पांडे गोविंद पांडे जी की पुस्तक को पढ़ना, तो इसी सिलसिले में हम लोग अपभ्रंश साहित्य पढ़ चुके, सिद्ध साहित्य को भी पढ़ चुके। तो आज हम लोग इस वीडियो में जैन साहित्य को पढ़ेंगे, उसका अच्छे से विस्तार से अध्ययन करेंगे। और चलिए बिना देर किए हुए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। जैन साहित्य। जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से पश्चिमी क्षेत्र में किया। अब देखिए यहाँ पे कैसे प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा कि जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार किस कविता के माध्यम से किया, तो हिंदी कविता के माध्यम से किया। एक प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न पूछ सकता है कि जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किस क्षेत्र में किया, तब हमारा सही जवाब हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि रास काव्य परंपरा में प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ रिपुदारण रास है। ठीक है, तो कैसे यहाँ पे प्रश्न बनेगा कि रास काव्य परंपरा में प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ कौन सा है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा रिपुदारण रास है। डॉक्टर दशरथ ओझा ने इसका समय कितना बताया है, तो 905 ईस्वी बताया है। रिपुदारण रास संस्कृत भाषा में लिखा गया है तथा इसमें अभिनय, नृत्य, गान इन तीनों तत्वों का मिश्रण है। तो देखिए, पहले तो ये प्रश्न बन जाएगा कि रास काव्य परंपरा में प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ कौन सा है, तो रिपुदारण रास है। एक प्रश्न निकलेगा कि रिपुदारण रास की भाषा किस भाषा में लिखी गई है, तो संस्कृत भाषा में लिखी गई है और इसमें अभिनय, नृत्य और गान तीनों तत्वों का मिश्रण है। आगे बढ़ते हैं। जिन दत्तसूरि द्वारा रचित उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ है। ठीक, अभी हम लोग पढ़े थे कि प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ तो रिपुदारण रास हो गया, लेकिन अब यहाँ पे पूछ रहा है कि अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ कौन सा है, तब हमारा सही उत्तर हो जाएगा उपदेश रसायन। अपभ्रंश भाषा का दूसरा रास या रासक काव्य, अब ये तो देखिए अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास हो गया उपदेश रसायन। अब उसके नीचे ही देखिए कैसे प्रश्न पूछ रहा है कि अपभ्रंश भाषा काव्य, यहाँ पे दे दिया दूसरा रास या रासक काव्य कौन सा है, तो अब्दुल रहमान द्वारा रचित संदेश रासक है। ठीक है, क्लियर हुआ ये सब। आगे बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ पंच पांडव रचित रास है। पंच पांडव रचित रास के लेखक शालिभद्र सूरि द्वितीय को माना जाता है। इसका रचनाकाल 1350 ईस्वी था। तो यहाँ से देखिए कई प्रश्न निकल के आया कि अगर प्राचीनतम ग्रंथ पूछेगा रास काव्य का, तो रिपुदारण रास याद रखिएगा। ठीक है, और यदि अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ पूछेगा तो उपदेश रसायन को याद रखिएगा। फिर अपभ्रंश भाषा का दूसरा रास ग्रंथ पूछेगा तो अब्दुल रहमान द्वारा रचित जो संदेश रासक है इसको याद रखिएगा। अब देखिए प्रश्न फिर पूछेगा कि हिंदी का, अभी तक तो अपभ्रंश भाषा का पहला दूसरा पूछा है, अब पूछ रहा है कि हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक लगा दिया यहाँ पे, ऐतिहासिक रास ग्रंथ कौन सा है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा पंच पांडव रचित रास। अब प्रश्न ये उठता है कि जो पंच पांडव रचित रास है ये किसका है, तो ये शालिभद्र सूरि द्वितीय का है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि शालिभद्र सूरि द्वितीय का है। फिर प्रश्न पूछेगा कि पंच पांडव चरित रास का जो है रचना काल, तो 1350 ईस्वी। इतना समझ में आया आप सभी लोगों को। आगे बढ़ती हूँ। मुनिजिन विजय डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने श्री शालिभद्र सूरि द्वारा रचित भारतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना है। ठीक है, हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना है किसको, भारतेश्वर बाहुबली रास को। किसने माना है, तो मुनिजिन विजय हो गए, डॉक्टर दशरथ ओझा हो गए और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। भारतेश्वर बाहुबली रास की रचना 1184 ईस्वी में हुई तथा इस ग्रंथ में भारतेश्वर
तथा बाहुबली का चरित्र वर्णित है। प्रश्न पूछेगा कि भारतेश्वर बाहुबली रास का रचना काल बताइए, तो हमारा जवाब होगा 1184। फिर इसमें प्रश्न पूछेगा कि इसमें किसके चरित्र का वर्णन है, तो इसमें भरतेश्वर और बाहुबली के चरित्र का वर्णन है। आगे बढ़ते हैं। आगे है यह ग्रंथ यानी भारतेश्वर बाहुबली रास ग्रंथ। इसमें जो है 205 छंदों में रचित एक सुंदर खंड काव्य है। जो भारतेश्वर बाहुबली रास है ये 205 छंदों में रचित एक सुंदर कैसा काव्य है, तो खंड काव्य है। ये याद रखिएगा कि खंड काव्य है ये। इसमें कितने छंद हैं, तो 205 छंद है। भरतेश्वर बाहुबली का संपादन मुनिजिन विजय ने किया। किसने किया? मुनिजिन विजय ने किया। प्रसिद्ध जैन आचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार को डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना माना है। अब देखिए आते हैं जैन आचार्य देवसेन, इनका एक रचना है श्रावकाचार। उस श्रावकाचार को डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना माना है। देवसेन ने सन 933 ईस्वी में श्रावकाचार की रचना की। श्रावकाचार का समय कितना है, तो 933 है। श्रावकाचार में 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। और दोस्तों यहाँ से प्रश्न भी पूछा जा चुका है DSSB में कि जो श्रावकाचार है उसमें दोहों की संख्या कितनी है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 250। इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। श्रावकाचार किसकी रचना है? देवसेन की है। श्रावकाचार का समय 933 ईस्वी है। इसमें कितने दोहे हैं, तो दोहों की संख्या 250 है। और इसमें जो है श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। देवसेन के अन्य ग्रंथ हैं नय चक्र, दर्शन सार, भाव संग्रह, आराधना सार और तत्वसार तथा सावयधम दोहा। तो ये सभी देवसेन के रचना हैं। ठीक है, किसके रचना है, तो देवसेन के हैं। आगे बढ़ते हैं कि इन ग्रंथों में इनका अभी तक जो हम लोग देखे हैं नय चक्र, दर्शन सार, भाव संग्रह, आराधना सार, तत्वसार और सावधम दोहा, तो इन सभी ग्रंथों में इनका जो नय चक्र है, नय चक्र बहुत प्रसिद्ध है। देवसेन के नय चक्र को लघुनय चक्र का नाम भी दिया गया है। जो नय चक्र है इसको लघुनय चक्र भी कहा गया है। ये बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ भी है। देवसेन अपने ग्रंथ में जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति लिखी है। किसमें? देवसेन ने अपने ग्रंथ में जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति लिखी है, जिसे इन्होंने जैनाभास नाम दिया है। अब है एक इनका और ग्रंथ बृहद नय चक्र की रचना देवसेन के शिष्य, देखिए बृहद नय चक्र की रचना देवसेन के शिष्य माइल धवन ने किया था। किसने? माइल धवन ने किया, जो कि देवसेन के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक, किसने किया है? माइल धवन ने इसका रचना किया है, लेकिन देवसेन के नाम से ही ये प्रसिद्ध है। बृहद नय चक्र का वास्तविक नाम दब्ब सहाव पयास, यानी हिंदी में देखा जाए तो द्रव्य स्वभाव प्रकाश है। ठीक, बृहद नय चक्र का वास्तविक नाम पूछेगा तो हमारा जवाब होगा दब्ब सहाव पयास, जिसका हिंदी नाम है द्रव्य स्वभाव प्रकाश। पहले यह ग्रंथ कौन सा? बृहद नय चक्र। यह ग्रंथ दोहा बंध में था, किंतु बाद में किसी शुभंकर के कहने से प्राकृत में गाथा बंध कर दिया। द्रव्य स्वभाव प्रकाश, दब्ब सहाव पयास पहले पुरानी हिंदी या अपभ्रंश भाषा में लिखा था। पहले कहाँ कैसे लिखा गया था? किस भाषा में? तो पुरानी हिंदी या अपभ्रंश भाषा में लिखा गया था। दब्ब सहाव पयास अब प्राकृत भाषा में मिलती है। किस भाषा में मिलती है अब? तो प्राकृत भाषा में मिलती है। दब्ब सहाव पयास माइल धवन की रचना है। किसकी रचना है? माइल धवन। ये माइल धवन कौन है? तो ये देवसेन के शिष्य हैं। आगे है कि शालिभद्र सूरी के बुद्धि रास नामक ग्रंथ का संग्रह उनके शिष्य सीवी ने किया था। तो जो शालिभद्र सूरी का एक रचना है और बुद्धिरास, तो इसका संग्रह जो है उनके शिष्य शालिभद्र सूरी के शिष्य सीवी ने किया था। आसगु नामक कवि ने जालौर में लगभग 1200 ईस्वी के आसपास 35 छंदों का एक
लघु खंड काव्य चंदन बाला रास नाम से लिखा। किस नाम से? चंदन बाला रास नाम से। प्रश्न पूछेगा कि चंदन बाला रास किसका ग्रंथ है? तो ये जो है आशुग कवि का है। कब का है? तो 1200 ईस्वी का है। और आशुग का जो चंदन बाला रास है इसमें कुल कितने छंद हैं? तो 35 छंद है। और ये किस प्रकार का काव्य है? तो ये लघु खंड काव्य है। और यहाँ प्रश्न पूछता है कि इसमें कौन सा रस है? तो इसमें जो है करुण रस है। ठीक है। आशुग ने जीव दया रास नामक एक अन्य ग्रंथ की भी रचना की है। तो आशुग के यहाँ पे कितने रचना मिले? एक तो मिला चंदन बाला रास और दूसरा है जीव दया रास। जीन धर्मसूरी ने 1209 ईस्वी में स्थूली भद्र रास की रचना की। तो स्थूली भद्र रास किसका है? जिन धर्मसूरी का है। इसका समय 1209 ईस्वी है। स्थूली भद्र रास में रचयिता का नाम जिण धाम मिलता है, जो जिन धर्म का ही पर्याय समझा जाता है। जिण धाम मिलता है, जिण धाम जिन धर्म का ही पर्याय समझा जाता है। विजय सेन सूरी ने रेवंतगिरी रास की रचना 1231 ईस्वी के आसपास किया। कब किया? पहले तो प्रश्न है कि रेवंतगिरी रास किसका रचना है? तो विजय सेन सूरी का है। इसका समय 1231 ईस्वी के आसपास मिलता है। रेवंतगिरी रास में जैन तीर्थ रेवंतगिरी तथा जैन तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा के महत्व का प्रतिपादन ऐतिहासिक एवं पौराणिक इतिवृत्ति तथा प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर किया गया है। ठीक है। तो रेवंतगिरी रास किसका है? विजय सेन सूरी का है और इसका समय 1231 ईस्वी है। और इसमें जो है जैन तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा के महत्व का प्रतिपादन ऐतिहासिक एवं पौराणिक इतिवृत्त तथा प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर किया गया है। रेवंतगिरी रास 4 कड़वकों में विभक्त है। कितने कड़वकों में विभक्त है? तो 4 कड़वकों में विभक्त है। रेवंतगिरी रास की ही भांति कवि पल्हड़ द्वारा रचित, अब देखिए कवि पल्हड़ आ गए, इनके द्वारा रचित आबू रास, जिसका समय है 1232 ईस्वी में, भी जैनियों के प्रसिद्ध स्थान आबू मंदिर का वर्णन किया गया है। तो रेवंतगिरी रास की ही भांति एक है आबू रास, पल्हड़ कवि द्वारा रचित 1232 ईस्वी में, और इसमें भी जो है आबू मंदिर का वर्णन किया गया है। मुनि सुमति गणी ने नेमिनाथ रास में जैन तीर्थंकर नेमिनाथ के चरित्र का वर्णन अत्यंत संक्षेप में किया है। तो नेमिनाथ रास किसका है? तो सुमति गणी का है। नेमिनाथ रास की रचना 1213 ईस्वी में हुई। इसमें 58 छंद हैं। प्रश्न पूछेगा कि नेमिनाथ रास जो है इसमें कुल कितने छंद हैं? तो 58 छंद है। चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन विनय चंद्र सूरी द्वारा रचित नेमिनाथ चौपाई से माना जाता है। तो चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन किस रचना से माना जाता है? तो नेमिनाथ चौपाई से माना जाता है। और नेमिनाथ चौपाई किसका रचना है? तो विनय चंद्र सूरी का है। आगे देखिए, विनय चंद्र सूरी की अन्य रचनाएं। तो अन्य रचनाएं कौन कौन सा है? मल्लिनाथ महाकाव्य है, पार्श्वनाथ चरित है, कल्प निरुक्त है, उवैस माला, कहाड़ छप्पय आदि, ये सभी विनय चंद्र सूरी के अन्य रचना हैं। जैन रास परंपरा के अन्य कवि एवं काव्य को भी देखेंगे हम लोग अच्छे से। तो चलिए देखते हैं। प्राग्ञ तिलक ये कवि हैं। प्राग्ञ तिलक इनका रचना है कच्छुली रास 1306 ईस्वी का। प्रश्न पूछेगा कच्छुली रास के लेखक कौन है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा प्राग्ञ तिलक। देल्हड़ का क्या है? गय सुकुमार रास है, जो कि 14वीं शती का है। गय सुकुमार रास किसका है? तो देल्हड़ का है। सार मूर्ति का देखिए रचना जिन पद्मसूरी पट्टाभिषेक रास 1333 ईस्वी का है। इन सब चीज़ों को आप लोग अच्छे से याद करते हुए आगे बढ़िएगा। 1 से 2 बार और पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न उठाया जाता है कई परीक्षाओं में। अभय देव सूरी का है जय तिहुण। चंद्रमुनि का है पुराण सार।
ठीक है। कनकामर मुनि, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनका है करकंड चरिये। कनकामर मुनि का है करकंड चरिये। कविड़यंदी का है सुदंसण चरियु। सुदंसण चरियु किसका है? तो कवि रयणंदी का है। जिन बल्लभ सूरी का है संघ पट्टक। संघ पट्टक किसका ग्रंथ है? तो जिन बल्लभ सूरी का है। आगे है योग चंद्र मुनि, ये प्रसिद्ध दोहाकार हैं और इनका रचना है योग सार। जिन दत्त सूरी का देखिए चाचरी, काल स्वरूप कुलक एवं एस रसायन या उपदेश रसायन, जो कि हम लोग पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, तो एक चाचरी है, काल स्वरूप कुलक है और एवएस रसायन यानी एवएस रसायन का ये अपभ्रंश नाम है और इसका हिंदी नाम है उपदेश रसायन। हरिभद्र सूरी भी बहुत ही प्रसिद्ध है, इनकी रचनाओं को याद रखिएगा। ललित विस्तारा है इनका, धूर्ताख्यान है, जसहर चरिये है, संबोध प्रकरण है और रेमीड़ाह चरियु है। सोमप्रभ सूरी का सब लोग जानते ही हैं, कुमारपाल प्रतिबोध अभी हाल ही में जो है 2022 की टीजीटी परीक्षा में भी पूछा गया था, पीजीटी में। जिन पद्म सूरी का है स्थूलीभद्र फागु। धर्म सूरी का है जम्बू स्वामी रासा। अम्बदेव सूरी का है संघपति समरा रासा। राजशेखर सूरी का है नेमिनाथ फाग। ठीक है, तो दोस्तों इसी वीडियो में हम लोग फाग काव्य को भी पढ़ लेते हैं। बहुत ज़्यादा तो है नहीं, थोड़ा सा ही है, तो इसके लिए क्या अलग से पढ़ा जाए, इसी में पढ़ लेते हैं। फागु काव्य आदिकाल की रास परंपरा की ही भांति फागु काव्य परंपरा भी जैन कवियों की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। फागु शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के फल्गु यानी बसंत, प्राकृत के फागु और हिंदी के फाग से मानी जाती है। इस चीज़ को याद रखिएगा कि फागु शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत से फल्गु और प्राकृत से फागु और हिंदी के फाग से मानी जाती है। फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ जिन चंद सूरी द्वारा रचित जिन चंद्र सूरी फागु, जिसका समय है 1284 ईस्वी माना जाता है। ठीक है, एक बार पुनः इसको देखेंगे कि फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन है? तो जिन चंद सूरी द्वारा रचित जिन चंद सूरी फागु है। फागु काव्य का अर्थ है बसंत ऋतु का काव्य। जिन चंद सूरी में 25 छंद हैं। कितने छंद हैं? 25 छंद हैं। श्रीस्थूलीभद्र फागु इसका ये अपभ्रंश नाम है और इसका हिंदी हो गई श्री स्थूलीभद्र फागु। तो फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक सुंदर काव्य है ये। नेमिनाथ फागु की रचना किसने की है? दोस्तों ये प्रश्न अच्छे से याद रखिएगा, ये कभी भूलिएगा ही नहीं, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि श्री नेमिनाथ फागु की रचनाकार कौन है? तो राजशेखर सूरी हैं। श्री नेमिनाथ फागु की रचना काल 1350 ईस्वी है और जिसमें नेमिनाथ एवं राजुल के विवाह की घटना का चित्रण है। तो श्री नेमिनाथ फागु का समय 1350 ईस्वी है और इसमें नेमिनाथ एवं राजुल के विवाह की घटना का चित्रण है। पूरा काव्य सिर्फ 27 छंदों में निबद्ध है। बसंत विलास फागु संज्ञक अनेक रचनाएं मिलती हैं, जिनमें से एक 14वीं सदी तथा दूसरी 16वीं सदी की है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने परिश्रम पूर्वक बसंत विलास फागु का संपादन किया तथा इसका समय 13वीं शताब्दी बताया। बसंत विलास फागु 84 छंदों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य है। पहले तो याद रखिएगा कि बसंत विलास में कितने छंद हैं? तो 84 छंद हैं और एक किस प्रकार का काव्य है? तो ये श्रृंगारिक काव्य है, जिसमें बसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण है। तो दोस्तों आज के क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगले क्लास में नाथ साहित्य को पढ़ेंगे। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो उपयोगी लगती है तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हिंदी साहित्य सागर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने प्रश्न या सुझाव कमेंट में अवश्य लिखें। अगली कक्षा हम नाथ साहित्य पर लेकर आएंगे और उसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।